जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके जीएस से मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग एक बार इस क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए डेली का क्लास टाइमिंग का रूटीन है, तो आप लोग इसे जरूर लिख लीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? यकृत धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा या फिर डी वृक्क धमनी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है फुफ्फुस धमनी। ध्यान रखिएगा, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आंसर लगाइए। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? क्लोरीन का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? चलिए 3 के लिए आंसर लगाइए। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन कॉपर सल्फेट। ठीक है, नीला थोथा या फिर नीला कशिश रासायनिक रूप से क्या है? कॉपर सल्फेट है। और याद रखिएगा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछे तो CuSO4 × 5H2O। ये नीला थोथा का क्या है? रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है? चलिए 4 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। और देखिए साथियों, अब आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और देखिए, एग्जाम से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको आपको जरूर सॉल्व कर लेना है, पूरा रिवीजन कर लेना है। और प्रीवियस ईयर के लिए आपका लगभग 4 से 5 क्लास हो चुका है, और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों, भारत के स्थलाकृति मानचित्र को कौन बनाता है? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंजाइम मूलतः क्या है? चलिए आंसर लगाइए, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। आंसर कीजिए 5 के लिए। एंजाइम मूलतः क्या है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था एंजाइम जो है मूलतः एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अच्छा, प्रोटीन सबसे अधिक किस में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, सोयाबीन में। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों, हमने आपको बताया था क्वाशियोरकर। यहाँ पर लिख देते हैं, क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, और एक बीमारी है मरासमस। तो ये 2 बीमारियाँ प्रोटीन की कमी से होती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? समीर V कामत। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त
1969 को। आपको बताना है इसका अध्यक्ष कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर लग गई है फटाफट से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है दामोदर मौजो को। किसे? दामोदर मौजो को। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। किसको दिया गया है? दामोदर मौजो को। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट के लिए बताइए, तो कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी जो है गोलाकार है? ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर आपके एग्जाम में दे देगा, इसलिए रिवीजन कर लेना है। सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, कोपरनिकस नहीं होगा। अरस्तु ने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टॉलमी की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो टॉलमी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था, किसके अधीन? चलिए आंसर कीजिए। आगे देखिए, चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा किसके शासनकाल में था? चलिए आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के शासनकाल में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चंगेज खां की बात करें तो इसका वास्तविक नाम क्या था? तेमुचिन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तेमुचिन चंगेज खां का वास्तविक नाम था। क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टानें होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर। ठीक है, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर कायांतरित चट्टान होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर लगाइए। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? आज ही इस क्वेश्चन को हमने कराया था सुबह 10 बजे की क्लास में, साइंस क्लास में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैफीन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कैफीन होता है। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है और जीरोफ्थेल्मिया ये भी होता है विटामिन ए की कमी से, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बायोटिन किसका रासायनिक नाम है? ठीक है, बायोटिन किसका रासायनिक नाम है? तो याद रखिएगा ये विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, इसे भी ध्यान रखिएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? चलिए 15 के लिए आंसर लगाइए। और साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर 15 के लिए आपका आंसर क्या होगा? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में? अमीनो अम्ल में।
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब है, अमीनो अम्ल में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन बनता है, तो याद रखिएगा 20। ठीक, 20 प्रकार। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो के मिलने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा शिलोंग में। कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, शिलोंग में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पर्यावरण शिक्षा केंद्र पूछा जाता है, कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है। वैसे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा होता है? चलिए, और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो क्या कहलाता है, सीमा शुल्क। क्या कहलाता है, सीमा शुल्क। और सीमा शुल्क जो है एक परोक्ष कर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाती है? आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, रिवर्स रेपो दर। क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो दर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंक, ठीक है, जब अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंकों को ऋण दिया जाता है तो उस पर जो आरबीआई द्वारा ब्याज लिया जाता है उसे रेपो दर कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर दोनों एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो देखिए, जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है उसको रिवर्स कहेंगे। और जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है उसको बोलेंगे रेपो दर। दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, रिवर्स रेपो दर। इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, और जब भारतीय रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक को ऋण देगा जिस दर पर, तो वह दर कहलाता है रेपो दर। इस बात को ध्यान रखिएगा। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाई वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। तो देखिए, इस वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि है। कौन सा कारक, अब कहाँ पर त्रुटि है आपको बताते हैं। हनुमान ने, बिल्कुल सही है। संजीवनी बूटी से, ये भी सही है। लक्ष्मण के लिए होश लाई, यहाँ पर गलत है। ठीक है, लक्ष्मण के होश लाई, के लिए नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे के होगा, लक्ष्मण के होश लाई। ठीक है, मौसम में आर्द्रता छाई है, इसमें आर्द्रता का विलोम क्या है? बिल्कुल इसी टाइप के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आंसर लगाइए फटाफट से। तो आर्द्रता का विलोम होता है शुष्क अथवा सूखा। तो देखिए, बी ऑप्शन में दिया हुआ है शुष्क। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए, उसकी कमी नहीं है, बिल्कुल सही है। वह सोमवार को आएगा, ये भी सही है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री है, ये भी सही है। वह दंड देने योग्य है, ये गलत है। यहाँ पर लिख सकते हैं वह दंड योग्य है, सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पर वह दंड योग्य है। ठीक है, यहाँ पर देने शब्द नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम चल जाएगा। यायावार का अर्थ बताइए। तो साथियों, यायावार का अर्थ है जो एक स्थान पर टिककर न रहने वाला हो। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, इसको बोला जाता है यायावार। वृत्ताकार पथ पर मोड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता किस पर निर्भर करती है? आंसर है केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। आपको बताना है किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगी।
चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? तो देखिए, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है तो शीतलन की दर सबसे सर्वाधिक जो होगी सफ़ेद रंग की होगी। किसकी होगी? सफ़ेद रंग की। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। 1.08 टन बराबर कितना किलोग्राम होता है? इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आप सभी जानते हैं 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम। तो 1.08 टन बराबर क्या होगा? तो इसमें 1000 से गुना कर देंगे तो 3 जीरो है तो दशमलव उठकर आगे हो जाएगा 3 अंक, तो 1080। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दशमलव। ठीक है, 3 जीरो है तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 अंक के आगे, यानी कि 1000 से जब गुना करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन 1080 किलोग्राम। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो साथियों, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो वस्तु को कहाँ पर रखना है? अवतल दर्पण और फोकस के बीच में। ठीक है, तो वस्तु निर्मित जो प्रतिबिंब होगा इसका प्रकार क्या होगा? याद रखिएगा, आभासी होगा। वस्तु जो है क्या होगा? सीधा होगा, ध्यान रखिएगा। वस्तु से बड़ा होगा और प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा, और इनको लोक नायक की उपाधि दी गई है। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी। ठीक है, तो ये खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, इस क्वेश्चन को हम आपको कई बार बता चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, JL नेहरू। पूर्ण स्वराज जो है ये कांग्रेस के 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, इसी में रखा गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? ये लगवाया था जहांगीर ने। किसने लगवाया था? जहांगीर ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और शायद आपको याद होगा, जहांगीर का जो काल था मुगल काल का, चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी जहांगीर के शासन काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो अभी हमने आपको बताया जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, जहांगीर। ठीक। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। तो आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहुल किनका पर्व है?
सिंपल सा क्वेश्चन है। सरहुल पर्व मुंडा जनजाति मनाते हैं। कौन? मुंडा जनजाति। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल की पूजा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त किया था? आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए, ऐसे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो कन्फ्यूजन के मारे आप लोग गलत कर देते हैं। आपको लगता है सिक्किम होगा या फिर गोवा होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में हैं। तो क्षेत्रफल में पूछे आंसर हो जाएगा गोवा, और जनसंख्या में पूछे तब आपको आंसर करना है सिक्किम। ठीक। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वन पूछे क्षेत्रफल में कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और परसेंटेज में सबसे अधिक वन पूछे तो मिजोरम में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए, आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो हमने आपको कई बार बताया है, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है, और ये नीलगिरी पर्वत पर है। ठीक है, यानी कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपने 40 में आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।